हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में रूफ ट्रस के बारे में। इससे पहले हमने रूफ ट्रस का इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर देख लें कि रूफ ट्रस में कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उसका क्या नाम है और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी वहाँ पर हमने उसको बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक रूफ ट्रस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में, कि न्यूमेरिकल इस पर आता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल ये एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ए रूफ ट्रस इज़ टू बी बिल्ड इन कानपुर। एक रूफ ट्रस जो है कानपुर में बिल्ड किया गया, बनाया गया है फॉर एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के लिए, जिसके शेड का जो साइज़ दिया है ये 24x40 मीटर का है। ये ठीक है, ये शेड का साइज़ दिया हुआ है। हाइट जो है बिल्डिंग का 12 मीटर का है। तो डिटरमाइन करना है बेसिक विंड प्रेशर। बेसिक विंड प्रेशर कितना होगा, ये चीज़ आपको डिटरमाइन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक विंड प्रेशर जो है, देखिए बेसिक विंड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, पी जेड इज इक्वल टू 0.6 VZ²। बस इतना सा कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो पी जेड को यहाँ पर कहा जाता है बेसिक विंड प्रेशर। ठीक है, अब वी जेड क्या होता है, वी जेड जो है, वी जेड को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। वी जेड इज इक्वल टू होता है वी बी इंटू K1 इंटू K2 इंटू में K3, जहाँ पर वी बी जो है बेसिक विंड स्पीड है, K1 रिस्क कोफिशिएंट है, K2 भी फैक्टर है, K3 भी फैक्टर है। मतलब ये तीनों जो है फैक्टर है, एंड ये फैक्टर की अगर वैल्यू हमें मिल जाती है और उसको वी से बेसिक विंड स्पीड से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमको वी जेड। ठीक है, वी जेड मिल जाएगा। वी जेड है क्या, तो ये विंड प्रेशर होता है, विंड स्पीड है, और इस विंड स्पीड को यहाँ पर हम रख के पुट कर देंगे तो बेसिक विंड प्रेशर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं K1, K2, K3 कैसे कैलकुलेट करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो जो हमने बताया था कोड के बारे में, IS कोड जो है इसके लिए आपको IS कोड यूज पड़ने वाला है। कौन सा, IS 875 पार्ट 3 जो है विंड लोड के लिए ही ये डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो IS कोड जो है IS 875 पार्ट 3 में इसका यूटिलाइज करेंगे क्या, यहाँ से निकालेंगे हम पहले K1 होता है क्या, रिस्क कोफिशिएंट। K1 क्या है, रिस्क कोफिशिएंट है। रिस्क कोफिशिएंट से पहले हम वी देख लेते हैं। वी क्या है, बेसिक विंड स्पीड। अब देखिए यहाँ जहाँ का ट्रेन दिया होगा किसके लिए है, कानपुर में है। तो IS 8753 जो है, 875 पार्ट 3 में पेज नंबर 53 पर जाएंगे। देखिए एक पेज है ये, उसी कोड का है, ये IS 875 पार्ट 3 है 1987 का। ये पेज नंबर 53 पर जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक विंड स्पीड का कुछ यहाँ पर डाटा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 53 पर यहाँ पर ये कुछ डाटा लिखा हुआ है। इसमें से सर्च करेंगे कानपुर कहाँ है, तो कानपुर के लिए देखिए ये है 47। यहाँ पर बेसिक विंड स्पीड यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कानपुर, कोहिमा, कुरनूल, लक्षद्वीप, लखनऊ, इस सब के लिए यहाँ पर बेसिक विंड स्पीड दिया हुआ है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में ये आपको मेंशन होता है तो आपको कोड से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ मेंशन नहीं है तो इसलिए आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगा। कितना है, कानपुर के लिए 47 है। तो वी की जो वैल्यू यहाँ आने वाली है, यहाँ वी जो होगा हो जाएगा 47 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम कोड, लिख देंगे फ्रॉम कोड से ये वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये कैलकुलेट नहीं, ये वैल्यू वहाँ से पिक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू में मिल गया। अब हमें बात करते हैं किसके, रिस्क कोफिशिएंट। K1, K2, K3 है, 3 फैक्टर। तो K1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, K1 के लिए देखिए, K1 के लिए जो है IS 875 अगेन हम यूज करेंगे। IS 875 पेज नंबर 11, IS 875 का है पार्ट 3 का पेज नंबर 11। यहाँ देखिए टेबल 1 है रिस्क कोफिशिएंट के लिए। ठीक है, रिस्क कोफिशिएंट के लिए यहाँ पर लिखा है कि क्लास ऑफ स्ट्रक्चर सभी जनरल बिल्डिंग के लिए, टेम्प्रोरी शेड के लिए, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के लिए। अपना जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, ना तो टेम्प्रोरी शेड है, ना तो ये बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। जनरल बिल्डिंग के कैटेगरी में ये लाई करेगा। तो जनरल बिल्डिंग के कैटेगरी में लाई करेगा तो इसके जो मैक्सिमम मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ जो है स्ट्रक्चर का, वो 50 साल माना गया है। जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो भी आता है तो उसके लिए जनरल स्ट्रक्चर के लिए 50 साल होता है लाइफ।
तो इस 50 साल के रिस्पेक्ट में जितना आपको यहाँ पर स्पीड है, स्पीड क्या होगा 33, 39, 44, 47, इसी में से कोई एक स्पीड होगा जो भी अभी पेज नंबर 53 देखें। तो यहाँ पर पेज नंबर 53 से जो स्पीड हमने लिया वीबी की, वीबी यहाँ पर कितना है 47 है। तो 47 के रिस्पेक्ट में देखिए कितना दिया, 47 के रिस्पेक्ट में K1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, 47 के 1, अगर 50 रहता तो फिर भी 1, 55 रहता है फिर भी 1, यानी कि आप अगर जनरल बिल्डिंग आता है तो K1 की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाला है। तो एक तो हमें ये मिल गया, हमें मिल गया रिस्क कोफिशिएंट की वैल्यू K1 कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, K1 मिल गया यहाँ से। चलिए बात करते हैं K2 का। K2 डिपेंड करता है किस पर, K2 डिपेंड करेगा किस पर, तो ये एक टेबल है पेज नंबर 12 पर, IS 875 पार्ट 3 का पेज नंबर 12 पर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, ये टेबल नंबर 2 है, K2 यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखिए टेबल नंबर 2, K2 है फैक्टर टू ऑब्टेन डिजाइन विंड स्पीड वेरिएशन विथ हाइट इन डिफरेंट टेरेन डिफरेंट क्लास ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ये कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा, टेरेन कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में आएगा, और कैटेगरी के बाद इसका क्लास भी डिसाइड करना पड़ेगा किस क्लास में आएगा, और क्लास जितना आएगा और उसके हाइट के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू को यहाँ से हम लोग पिक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेरेन कैटेगरी कौन सा है। टेरेन कैटेगरी यहाँ पर 4 है, चारों में से टेरेन कैटेगरी किस में ये लाई करेगा, ठीक है। तो टेरेन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। टेरेन कैटेगरी के लिए आपको देखिए ये पेज नंबर आपको जाना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करेंगे। हाँ, टेरेन कैटेगरी यहाँ पर 4 तरह के हैं, और चारों में से कौन से कैटेगरी अपने लिए है तो वहाँ से हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी 1 जो आता है, कैटेगरी 1 के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे IS कोड का पार्ट 3, ये रहा पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, इसमें टेरेन कैटेगरी दिया हुआ, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी यहाँ पर है 4, ठीक है। तो देखिए कैटेगरी 1 में क्या है कि एक्सपोज्ड वेंट ओपन टेरेन विथ फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन इन विच द एवरेज हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर लेस देन 1.5 मीटर। अपने यहाँ का हाइट कितना है, इसका हाइट है आपका बिल्डिंग का 12 मीटर का, तो टेरेन कैटेगरी 1 में तो नहीं आएगा। 2 में कहता है कि ओपन टेरेन विथ वेल स्केटर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग हाइट जनरली बिटवीन 1.5 से 10 मीटर तक, 1.5 से 10 मीटर तक में हाइट आएगा, और लेकिन ओपन टेरेन होगा, ओपन टेरेन होगा, और वहाँ का जो आसपास में जो भी मकान होंगे, जो भी बिल्डिंग होंगे, वो थोड़ा सा ओपन होगा, मतलब खुला होगा, ठीक है। कैटेगरी 3 क्या कहता है कि टेरेन विथ न्यूमेरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो आपके बगल वाला जो मकान होगा वो क्लोजली स्पेस्ड होगा। तो कानपुर ऐसा एरिया है, कानपुर ऐसा एरिया जानते हैं कि थोड़ा सा वो कंजेस्टेड टाइप का है, ठीक है, खुला नहीं है, कंजेस्टेड है, तो ये क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रक्चर में आएगा, और इसका जो हाइट होगा अप टू 10 मीटर का आ रहा है, तो ये हमारा 12 मीटर है, तो ये 10 मीटर के कैटेगरी में आ सकता है। टेरेन कैटेगरी 4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो हाइट है अबव 25 मीटर यहाँ पर मेंशन है, तो टेरेन कैटेगरी हम 4 नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास की कि क्लास कौन सा इसमें आएगा। कैटेगरी तो देख लिए, कैटेगरी हम देख लिए, तो क्लास कौन सा आएगा। क्लास यहाँ पर 3 क्लास है, देखिए क्लास यहाँ पर 3 है, कौन है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए उसमें कहेंगे जिसमें आपका ग्रेटेस्ट डायमेंशन, जो ये डायमेंशन दिया हुआ है 24x40, ये ग्रेटेस्ट डायमेंशन इसका अगर आपको 20 से कम होता है तो क्लास ए में आएगा, अगर ग्रेटेस्ट डायमेंशन 20 से 50 के बीच में आता है तो क्लास बी होगा, अगर ग्रेटेस्ट डायमेंशन 50 से ज़्यादा है तो क्लास सी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना कंस्ट्रक्शन कौन सा है, अपना क्वेश्चन जो सिचुएशन का 24x40 है, ग्रेटर 40 है, तो ये आने वाला है किसमें 20 से 50 के बीच में, किसमें आएगा 20 से 50 के बीच में, तो हमारा क्लास कौन सा हो जाएगा, क्लास बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्लास बी और टेरेन कैटेगरी 3, देखिए क्लास बी है, टेरेन कैटेगरी 3 में क्लास ए बी सी, क्लास बी है, मतलब यहाँ से वैल्यू हमारी होने वाली है। कौन सा होगा इसमें, तो ये डिपेंड करता है हाइट, कितना हाइट है आपके स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर का हाइट दिया हुआ है यहाँ 12 मीटर, ठीक है। तो देख लेते हैं 12 मीटर कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो 12 मीटर कहीं नहीं दिख रहा है, 10, 15, 20, 30 दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इंटरपोलेट करना पड़ेगा। इंटरपोलेट का मतलब कि 10 और 15 के बीच में हमको 12 आएगा, तो इंटरपोलेशन वहाँ होता है जहाँ पर कोई 2 वैल्यू पता होती है, तीसरे अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसको इंटरपोलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो 10 पर जो वैल्यू आएगा, 10 पर कितना वैल्यू आएगा 0.88, एंड 15 पर कितना है 0.94। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने लिख लिया कि 10 पर वैल्यू है 0.88, एंड 12 पर है 12 पर हमें निकालना है, इसको y मान लिए, एंड 15 पर दिया है 0.94। इंटरपोलेशन के प्रोसीजर, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, स्लोप का इक्वेशन होता है, इस फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दीजिए। अब जहाँ पर इसको मान लीजिए आप y1, इसको मान लीजिए y2, ये y हो गया, यहाँ पर मानते हैं x1,
ये x हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए। पुट करने के बाद कुछ इस तरह से ये वैल्यू जो होगा y = 0.904 आ जाएगा। देखिए आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक क्या है कि 0.88 0.94 के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 0.88 से बड़ा और 0.94 से छोटा होना चाहिए। ये 0.88 से बड़ा है, 0.94 से छोटा है, ठीक है, 0.904। यानी कि हमें 12 मीटर पर जो K2 की वैल्यू मिला है वो मिल गया कितना, 0.904। तो यहाँ पर लिख लेते हैं K2 कितना आ गया, 0.904, ठीक है। ये हो गया हमारा K2 का वैल्यू। K3 कितना आएगा, K3 होता है 1 + CS होता है टोपोग्राफिकल कांस्टेंट होता है ये। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं जहाँ पर ये टोपोग्राफी की जाती है। तो कानपुर जो एरिया है ये टोपोग्राफिकल रूप से प्लेन रहता है। टोपोग्राफी इसका पहाड़ी एरिया नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये 0 हो जाता है। CS की वैल्यू 0 हो जाता है। तो K3 भी यहाँ पर K3 क्या हो जाएगा, K3 = 1 हो जाएगा। तो K1 1 हो गया, K2 हो गया इतना और K3 हो गया ये। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है VZ होता है VB × K1 K2 एंड K3। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। VB का वैल्यू हो गया 47, K1 1, K2 0.904 एंड K3 1 हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। 47 यहाँ पर रख लेते हैं, 47 × 0.904, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 42.488। तो आ गया ये 42.488 मीटर पर सेकेंड। अब इसको, इस चीज़ को हमें निकालना है कहाँ पे, PZ में। PZ = होता है 0.6 VZ का स्क्वायर। तो 0.6 के साथ में इस वैल्यू को आप 42.488 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसका स्क्वायर कर लिए इंटू 0.6 यह आ गया 1083.13 हो गया 1083.13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका PZ। तो जो क्वेश्चन में से पूछा था बेसिक विंड प्रेशर आप बताएं, बेसिक विंड प्रेशर, तो बेसिक विंड प्रेशर आपका आ गया इतना, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था, रूफ ट्रस था जिसका साइज इतना था, हाइट था 12 मीटर का। डिटरमाइन करना था बेसिक विंड प्रेशर। यहाँ से फॉर्मूला ये है आपके सामने, PZ 0.6 VZ स्क्वायर, जहाँ VB की वैल्यू यहाँ से VZ होता है VB × K1 K2 K3। VB हमने कोड से लिया पेज नंबर 53 से, ये पेज नंबर 53 से ये वैल्यू को कैलकुलेट किया है और VB की वैल्यू आ गया 47। K1 K2 K3 जो है, K1 K2 K3 रिस्क कोफिशिएंट होता है, K1 K2 के फैक्टर है, K3 भी 1 आया। सब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसको इक्वेशन में पुट किए तो जो बेसिक विंड प्रेशर आया हमको इतना मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने न्यूमेरिकल किया तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नए न्यूमेरिकल के साथ में, नए एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है।